स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। ये भी एक नॉन प्रीएम्पशन टाइप के शेड्यूलिंग है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एज वेल एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व जस्ट रिवर्स है लाइक ऑफ एसजेएफ। इसको आइए समझ लेते हैं इसमें क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब जिसका भी बस टाइम, जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे ज्यादा होगा उसको बेसिकली सीपीयू एग्जीक्यूशन में सबसे पहले की तरफ पिकअप करेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें क्या किस तरह से होगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अराइवल टाइम, यहाँ पर 5 प्रोसेस दिए गए हैं। अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है, एंड देन यू कैन सी कि अराइवल टाइम किसी का भी 0 नहीं है। अभी सीपीयू का टाइम 0 है और हम इसको गैंट चार्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी यहां पर हम बात करें तो किसी का भी अराइवल टाइम 0 नहीं है और सीपीयू 0 पर्टिकुलर टाइम बाउंड पर वेट कर रहा है किसी भी प्रोसेस के अराइव होने का रेडी क्यू में। लेकिन कोई सा भी प्रोसेस 0 टाइम पर नहीं अराइव हुआ। इसका मतलब हमने इससे पहले भी बात की है एसजीएफ में कि सीपीयू का भी आइडल स्टेट होता है, यानी अगर कोई प्रोसेस रेडी क्यू में प्रोसेस होने के लिए आया ही नहीं है तो सीपीयू बेसिकली किसे एग्जीक्यूट करेगा, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सीपीयू वेट करेगा फॉर द प्रोसेसेस टू कम इन द रेडी क्यू फॉर द प्रोसेस। तो यानी अगले 1 सेकेंड तक सीपीयू ने बेसिकली आइडल स्टेट में रह करके वेट किया फॉर द प्रोसेसेस टू कम इन द रेडी क्यू। अब यहां पर टाइम यूनिट हो गया 1। अब टाइम यूनिट 1 पर 2 प्रोसेस यानी P1 एंड P2 अराइव हो गए हैं रेडी क्यू में फॉर द एग्जीक्यूशन। अब हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि जब भी 2 प्रोसेस होंगे तभी आपका ये एलजेएफ वाला क्राइटेरिया या जो भी जिस भी सीपीयू शेड्यूलिंग में आप बात कर रहे हैं वो वाला क्राइटेरिया लगने वाला है। तो एलजेएफ का क्राइटेरिया तभी लगेगा जब आपके पास कंपेयर के लिए कम से कम 2 एलिमेंट यानी कम से कम 2 प्रोसेसेस तो हो। तो अभी आप देखिए यहां पर रेडी क्यू में 2 प्रोसेसेस अराइवल टाइम 1 पर पहुंच चुके हैं जिनके बस टाइम कॉरेस्पॉन्डिंगली 4 एंड 5 है। हम काम कर रहे हैं एलजेएफ में लॉन्गेस्ट जॉब को पहले लिया जाएगा, यानी जिसका बस टाइम पहले है, जिसका बस टाइम सबसे ज्यादा है, उस बस टाइम को इन दोनों में से सीपीयू पहले एग्जीक्यूशन के लिए पिकअप करेगा। मतलब P2 को सीपीयू ने एग्जीक्यूशन के लिए पिकअप कर लिया। ओके, और क्योंकि ये नॉन प्रीएम्पशन एल्गो है इसका मतलब ये पहले इसको पूरी तरह से फिनिश करेगा तब कुछ आगे जाकर के दूसरी चीज के बारे में सोचेगा। तो यानी P2 को एग्जीक्यूशन के लिए लेके आ गया और बस टाइम उसका है 5, तो यानी 1 से लेकर के 6 तक P2 को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके बाहर कर दिया गया। अब आगे चलते हैं सीपीयू 6 में, यानी P1 इज ऑलरेडी वेटिंग इन द रेडी क्यू। ये हमें समझ में आ गया था पहले ही। अब जैसे ही हमारे पास अराइवल टाइम 6 हुआ, यानी बेसिकली हम सीपीयू 6 पर्टिकुलर टाइम यूनिट पर पहुंचा, तो उसी बीच में अगर हम देखें तो 3rd टाइम यूनिट पर P3 पहुंच गया है, 5th टाइम यूनिट पर P4 पहुंच गया, एज वेल एज 6th पर P5 भी पहुंच गया। यानी P1, P3, P4, P5 ऑल आर इन द रेडी क्यू टू गेट प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। यानी सभी के सभी वेट कर रहे हैं रेडी क्यू में बेसिकली प्रोसेस होने के लिए। अब जब सभी के सभी पहुंच गए तो फिर से एलजेएफ का क्राइटेरिया लगाएंगे कि जिसकी भी जॉब एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी है उसको हम बेसिकली देखेंगे। तो देखिए आप यहां पर हमारे पास एग्जीक्यूशन का जो बस टाइम है वो कितना है, 4, 2, 3 एंड 4। तो 2 एंड 3 तो बेसिकली 4 से छोटे हैं, तो ये तो बेसिकली कॉम्पिटिशन से बाहर ही हो गए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 प्रोसेस यानी P1 एंड P5 का बस टाइम 4 है। यहां पर आप किसको आप पहले लेंगे, यानी सीपीयू बेसिकली किसको पिकअप करेगा, क्योंकि बस टाइम तो दोनों का सेम है। तो जब अगर बस टाइम हमारा सेम रहता है तो फिर हम देखते हैं कि अराइवल टाइम किसका पहले है, यानी कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में पहले आ गया था उसको हम बेसिकली प्रायोरिटी देते हैं एक तरह से। तो यहां पर देख सकते हैं कि इन दोनों के बस टाइम 4 होने के बावजूद भी P1 को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि इसका अराइवल टाइम 1 था और इसका अराइवल टाइम 6 है। तो यानी अब हम P1 को चांस देंगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो P1 को यहां पर चांस दिया गया एग्जीक्यूशन के लिए फॉर द बस टाइम ऑफ 4, 6 से स्टार्ट होकर के 10 सेकेंड तक यानी 10 टाइम यूनिट तक बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू। यानी ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास बेसिकली 3 प्रोसेस बचे हैं, P3, P4 एंड P5। अब इन तीनों में हम कंपेयर करें तो बस टाइम इसका सबसे ज्यादा है। अब यहां जब बस टाइम हमारे पास इसका सबसे ज्यादा है तो फिर यहां पर अराइवल टाइम देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस वाले क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं पूरी तरह से। तो अब P5 को पिकअप कर लिया जाएगा, P5 को पिकअप कर लिया गया एंड देन इट गेट एग्जीक्यूटेड। नॉन प्रीएम्पशन मोड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर करेंगे। तो 10 से स्टार्ट हुआ, 4 सेकंड इसने लिए, 4 टाइम यूनिट, 14 पर ये एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल गया। अब बचे हमारे पास P3 एंड P4। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें
तो 3 बस टाइम ऑफ P4 बड़ा है कंपैरेटिव टू द P3 ऑफ बस टाइम 2, तो इसको पिकअप करेगा CPU, P4 को पिकअप किया एंड देन थर्ड टाइम यूनिट यानी 3 सेकंड तक या 3 टाइम यूनिट तक चला, 14 से स्टार्ट होकर के 17 तक इसको एग्जीक्यूट किया गया, यानी ये भी एग्जीक्यूशन होकर के बाहर निकल गया और फिर फाइनली एक ही हमारे पास बचा है, CPU इसको ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा एंड देन विल एग्जीक्यूट, यानी P3 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ एंड देन कंप्लीटेड एट द टाइम 17 से स्टार्ट हुआ, 2 बस टाइम उसने लिया, यानी 19 पर इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा CPU ने 1 सेकंड तक पर्टिकुलर आइडल स्टेट में रहा और उसके बाद उसको प्रोसेसेस मिलने शुरू हो गए और उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। व्हाट डू मीन बाय स्टारवेशन? अभी आप देखिए कि P3 थर्ड टाइम यूनिट पर आ गया था, लेकिन इसका जो नंबर है प्रोसेस होने का वो सबसे बाद में आया है। सिमिलरली P4 P5 से पहले आ गया था, लेकिन P5 को पहले एग्जीक्यूशन में लाया गया, P4 को उसके बाद में लाया गया, और ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन गिवन। शुरुआत में अगर आप देखें तो P1 और P2 दोनों एक साथ पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी P2 को वरीयता दी गई, यानी प्रायोरिटी दी गई, P1 को थोड़ी देर के लिए रोका गया। दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन, यानी प्रोसेस CPU में यानी रेडी क्यू में पहुंचने के बाद भी, पहले पहुंचने के बाद भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आने वाला प्रोसेस इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन, यानी पर्टिकुलर प्रोसेस को वेटिंग टाइम ज्यादा करना पड़ रहा है पहले पहुंचने के बाद भी। दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन। तो CPU शेड्यूलिंग, यानी जितनी भी हम नॉन प्रीएम्पशन की बात करते हैं या LJF और SJF की बात करते हैं, तो SJF में भी और LJF में भी, दोनों में बेसिकली स्टारवेशन की प्रॉब्लम CPU शेड्यूलिंग में देखी जाती है। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहां पर हम भरने वाले हैं कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड दी रेस्पॉन्स टाइम। आइए मैं इनको कैलकुलेट कर लेता हूं। यहां पर हमने हेडिंग डाल दिए हैं कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम। आइए गैंट चार्ट की हेल्प से इनको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीशन टाइम देखते हैं हर एक प्रोसेस का। तो अभी आप देखिए, यहां शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं। तो P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 6 है, तो P2 का जो कंप्लीशन टाइम 6, P1 का कंप्लीशन टाइम 10, P5 का कंप्लीशन टाइम 14, P4 का कंप्लीशन टाइम 17 एंड फाइनली P3 का कंप्लीशन टाइम 19। टर्न अराउंड टाइम विल बी कैलकुलेटेड कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम यानी 10 माइनस 1 दैट इज 9, 6 माइनस 1 5, 19 माइनस 3 16, 17 माइनस 5 दैट इज 12, 14 माइनस 6 दैट इज 8। Waiting time of each process will be calculated turn around time minus burst time। तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ गया है, बस टाइम हमें दिया गया था क्वेश्चन में, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5, 5 माइनस 5 0, 16 माइनस 2 14, 12 माइनस 3 दैट इज 9, 8 माइनस 4 दैट इज 4। रेस्पॉन्स टाइम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पॉन्स टाइम मतलब जब एक एग्जीक्यूशन में प्रोसेस आया पहली बार, यानी प्रोसेस को पहली बार एग्जीक्यूशन में कब लिया गया, देन माइनस अराइवल टाइम। हालांकि नॉन प्रीएम्पशन मोड में देखा गया कि ये वेटिंग टाइम के बराबर ही आता है, क्योंकि जब भी हम पहली बार की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि नॉन प्रीएम्पशन में तो जब भी हम किसी प्रोसेस को पिकअप करेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करके दम लेंगे, हम इसको बेसिकली सस्पेंड नहीं कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग कि इसको हम दोबारा तिबारा या कितनी भी एन नंबर ऑफ टाइम इसको बार बार ले। तो उस टाइम तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि पहली बार कब लिया गया, लेकिन यहां पर बेसिकली प्रोसेस को लिया ही एक बार गया, क्योंकि उसको एग्जीक्यूशन करके बाहर निकाल दिया गया, फिर दोबारा उसको लेने का कोई चांस नहीं है। आइए इसको समझ लेते हैं। रेस्पॉन्स टाइम इज जब पहली बार इसको एग्जीक्यूशन में लिया गया माइनस अराइवल टाइम। तो अभी आप देखिए P2 को सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम यूनिट पर लिया गया एग्जीक्यूशन के लिए, और P2 का अराइवल टाइम भी 1 था, दैट इज 1 माइनस 1 विच इज एक्चुअली 0। P1 को एग्जीक्यूशन में लिया गया 6 टाइम यूनिट पर, और P1 का अराइवल टाइम था 1 दैट इज 6 माइनस 1 विच इज एक्चुअली 5। P5 को एग्जीक्यूशन में सबसे पहली बार 10th टाइम यूनिट पर लिया गया, और P5 का जो अराइवल टाइम था दैट इज 6, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4। P4 को पहली बार एग्जीक्यूशन में 14 पर लिया गया, और P4 का अराइवल टाइम था 5 दैट इज 14 माइनस 5 विच इज 9। एंड फाइनली P3 को 17 टाइम यूनिट पर लिया गया, और थर्ड टाइम यूनिट पर ये पहुंचा था, तो 17 माइनस 3 दैट इज 14। आप देख सकते हैं फिर से वेटिंग टाइम रेस्पॉन्स टाइम के बराबर आया, जैसे कि पहले हमारे SJF में और FCFS में भी आया था। आइए अब इनका टोटल कर लेते हैं और फिर हम इनके एवरेजेस को कैलकुलेट करेंगे।
यहाँ पर इन सबका टोटल ले लिया है, दैट इज कंप्लीशन टाइम इज 66, टर्न अराउंड टाइम टोटल इज 50, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम बोथ वर इक्वल, so 32 is the total time. And how we will be calculating the average? Average completion time will be 66 divided by the number of the processes, which is 5, which is answering 13.20. Average turnaround time 50 divided by the number of the processes, which is actually 10.0 or maybe written as 10. And average waiting time and response time, क्योंकि ये दोनों सेम थे तो मैंने एक ही जगह इसको कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 32 divided by 5, which is 6.40. So this is how LGF basically taking place, और हम इस तरह से इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं. आई होप कि आपको LGF CPU शेड्यूलिंग क्लियर हुआ है. थैंक यू सो मच.